चलिए हम लोग आज फिर से देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। कल हम लोग सिस्टम के बारे में समझ लिए थे। सिस्टम किसको बोले थे कि यूनिवर्स का वो छोटा सा जगह या एरिया जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और उस सिस्टम को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ भाग आपका क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। समझ में आया? तो आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जो सिस्टम पढ़े हैं वो सिस्टम हमारा कितनी प्रकार की होती है। समझ में आ गया? तो टॉपिक डालेंगे हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, तंत्र का प्रकार। सिस्टम का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, तंत्र। तंत्र का प्रकार। बेसिकली टाइप ऑफ सिस्टम हमारे पास में 3 प्रकार की होती है। चलिए पहला को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम, दूसरा को कहते हैं क्लोज सिस्टम, और तीसरा को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हो गया? जल्दी से ये करेंगे। यहां पे इस सिस्टम पे सिर्फ 2 ही चीज की बात होगी। किसका? मैटर और हीट एनर्जी का। किसका बात होगी? सिर्फ मैटर और हीट एनर्जी का बात होगा। इसी में ये तीनों सिस्टम क्या हो जाती है, आपका खत्म हो जाएगी। आप ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, ठीक? पहला किसका बात होगा? पहला हीट एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे और दूसरा मैटर के बारे में बात करेंगे। समझ पा रही है? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले ओपन सिस्टम के लिए ध्यान से समझिएगा मेरा बात कि यहां का हीट ज्यादा है। किसका हीट? सिस्टम का हीट ज्यादा है। HT का मतलब हाई टेम्परेचर। इसके चारों ओर का भाग को हम सराउंडिंग बोलेंगे। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा क्या है? लो टेम्परेचर है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसका ये भाग खुला हुआ है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, सिर्फ हम 2 ही चीज के बारे में बात करेंगे, एक हीट एनर्जी और एक मैटर। मैटर यहाँ पे कौन है? मान के चलिए हम यहाँ पे वाटर लिए हैं, तो वाटर हमारा क्या होगा? मैटर होगा, ठीक? और इस वाटर पे जो हाई टेम्परेचर है वो उसका क्या कहलाएगा? हीट एनर्जी कहलाएगा। समझ पा रही है? चलिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। ये हमने क्या लिया है? वाटर लिया है। अब इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, सराउंडिंग लो टेम्परेचर है। समझ पा रही है मेरा बात? अब यहाँ पे बताइए कि ये टेम्परेचर हमारा इधर से इधर मूव करेगा या इधर से इधर मूव करेगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में मूव करेगा। चलिए मतलब इस केस में आपने एक चीज तो देखा कि हमारा जो हीट एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकती है या सराउंडिंग से सिस्टम पे ट्रांसफर हो सकती है। क्या मेरा बात समझ में आया? सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है। कौन? हीट एनर्जी। समझ पा रही है? दूसरी चीज, अब यहाँ पे हमारा क्या है? खुला हुआ है। तो ये मैटर क्या हमारा सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है? क्योंकि ये भाग क्या है? खुला हुआ है। तो आप ओपन सिस्टम में क्या देखें? हाँ, हीट एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है। समझ पाई? ओपन सिस्टम में आप क्या सीखे? हीट एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है। समझ में आया? आगे बढ़े। हाई टेम्परेचर सिस्टम, सराउंडिंग
लो टेम्परेचर बंद। ठीक, अब ये चीज आप सीख चुके हैं कि हीट एनर्जी हमारा हाई टू लो टेम्परेचर जा सकता है, यानी कि सिस्टम टू सराउंडिंग मूव कर सकेगा यहाँ पे। लेकिन क्या मैटर यहाँ से ऊपर भाग में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि हमारा ये ऊपर क्लोज है। तो ये क्लोज सिस्टम में आपने क्या सीखा? इसमें एनर्जी केवल एक्सचेंज होगी, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? आगे और बढ़े। यहां पर उसी तरह से हाई टेम्परेचर आइसोलेटेड, मतलब इसमें हम एक कवर चढ़ा देंगे। ठीक, इस तरह से ये बंद है। अब ये हाई टेम्परेचर क्या लो टेम्परेचर में आएगा? नहीं आएगा। क्या इसका मैटर ऊपर की ओर एक्सचेंज हो पाएगा? तो क्या देखिए आप, इसमें ना हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है। तो ये तीनों सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। समझ पाई? ओपन सिस्टम में हीट एनर्जी एंड मैटर कैन एक्सचेंज। समझ में आया? लिखे? इस ओपन सिस्टम में क्या होगा? हीट एनर्जी एंड मैटर both are exchange system to surrounding। समझ पाई होगी बात को? दोनों हमारा कौन कौन? हीट एनर्जी और मैटर ट्रांसफर मतलब एक्सचेंज हो सकता है। समझ में आया बात? ये किसके लिए था? हमारा ओपन सिस्टम के लिए था। ये ओपन सिस्टम क्लियर? क्लोज सिस्टम बोलिए। हीट एनर्जी कैन एक्सचेंज but matter does not exchange from system to surrounding। दिमाग में घुसा? आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि इसमें एक परत चढ़ी होती है। मान के चलिए कि आप थर्मोकोल बांध सकते हैं, ठीक ना? थर्मोकोल का एक क्या होता है, परत चढ़ी होती है। अगर उसके उस परत के चढ़ने से उस थर्मोकोल में बहुत सा वैकेंट स्पेस होती है, खाली जगह होती है। समझ में आ गया? और उस खाली जगह पे हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? भरा हुआ होता है। तो ऑक्सीजन हमारा हीट का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। ऑक्सीजन से हमारा हीट कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है। समझ में आ गया? इसलिए अंदर का टेम्परेचर अंदर ही रह जाता है और बाहर का टेम्परेचर बाहर ही रह जाता है। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर। ना तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी, ना आपका मैटर ट्रांसफर होगा। समझ पाई बात? तो क्या लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में? हीट एनर्जी एंड मैटर both are cannot exchange from system to surrounding। बात क्लियर हुआ? यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपको बताया गया है, है ना? समझ पाई?
प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो सिस्टम। मैक्रो बड़ा ना, माइक्रो नहीं लिखा हुआ है, ये मैक्रो मतलब बड़ा सिस्टम। ये मैक्रो सिस्टम बेसिकली हमारा दो प्रकार की होती है। कितना प्रकार की? दो प्रकार की। मतलब आप हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रो सिस्टम। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। मैक्रो सिस्टम का दो प्रकार की गुण हमको यहां पे देखने के लिए मिलता है। पहला गुण क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हो गया? किसको कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? पदार्थ का वो गुण जैसे कि उसका साइज या क्वांटिटी निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड। समझ में आ गया? पदार्थ का वो गुण बोले तो जैसे कि साइज या उसका क्वांटिटी, उसकी हम टेम्परेचर, प्रेशर कोई भी वहां पे डिपेंड नहीं करेगा। इस प्रकार का प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो लिख दें, लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसका फर्स्ट नंबर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या लिखें? द प्रॉपर्टीज ऑफ एनीवे। किसी भी तरह से ये क्या करेगा? आपका निर्भर नहीं करेगा। समझ में आ गया कि आपका पदार्थ का क्वांटिटी कितना लिए हैं, कि 10 किलो लिए हैं कि 50 किलो लिए हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। साइज की बोले तो इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं। इस प्रकार का गुण को क्या कहते हैं हम लोग? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। समझ में आ गया? ऑफ मैटर इन एनी वे नॉन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज समझाते हैं यहां। एग्जाम्पल, टेम्परेचर। समझ पा रही है? चलिए क्या लिखे हमने? टेम्परेचर। दूसरा कलर, प्रेशर भी लिख सकती है, लिखते हैं। चलिए प्रेशर, दूसरा क्या होगा हमारा? कलर। डेंसिटी, काफी है इतना, एक्सेट्रा। अब समझते हैं इसको इन डेप्थ। ठीक, पहले हम किसको? टेम्परेचर को समझते हैं। आपके पास में इतना बड़ा कोई मेटल है, ठीक, दूसरा आपके पास में इतना बड़ा मेटल है, दोनों को आप सेम टेम्परेचर में गर्म किए,
ठीक। तो इसका साइज बड़ा होने से क्या इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा? इसका साइज छोटा होने से क्या इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा? जितना दोनों में हम टेम्परेचर दिए हैं उतना ही दोनों में होगा। तो क्या यहाँ पे आपका टेम्परेचर साइज के ऊपर डिपेंड किया? नहीं किया। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? यहाँ पे कलर आपका इतना बड़ा रेड कलर है, एक इतना बड़ा है, ये भी क्या कलर है? रेड कलर है। क्या मतलब इससे? साइज कितना भी बड़ा हो जाए दोनों का कलर तो सेम है। तो क्या यहाँ पे इसका साइज फिर डिपेंड किया कलर में? नहीं, दोनों क्या है? रेड है तो रेड है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। समझ में आ गया? डेंसिटी को समझ लीजिए कि आपके पास में एक चौक है, खली मिट्टी लिखते हैं ना वो, ये इतना बड़ा है, एक खली मिट्टी इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, सब सेम साइज का है, मतलब सबका क्या बोलेंगे सिलेंड्रिकल जो शेप है वो क्या है? सेम है। अब बताइए एक ही चीज से बना हुआ है, एक ही चीज से क्या है? बना हुआ है, तो क्या इसका डेंसिटी कम होगा? इसका डेंसिटी ज्यादा होगा? क्या समझ में आया मेरे बात? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ये देख रहे हैं आप, ये दो भाग, ये देख रहे हैं दोनों प्लास्टिक से बनी हुई है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या ये दोनों का डेंसिटी अलग अलग है? है दोनों का डेंसिटी अलग अलग यहाँ पे है या नहीं? नहीं है। साइज है ये छोटा है तब भी उसका वही डेंसिटी, ये बड़ा है तब भी उसका डेंसिटी उतना ही है। तो यहाँ पे साइज के बढ़ने से डेंसिटी में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर। समझ में आ गया कि छोटा रहे या बड़ा रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, और वो कभी भी क्या होगा? डिपेंड नहीं करेगा कि इसका डेंसिटी जितना है उतना डेंसिटी इसका। ये व्हाइट कलर है तो ये भी व्हाइट ही है। समझ पाई होगी बात? हाँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटा दें। यस सर। सेकेंड नंबर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जस्ट इसका उल्टा क्या लिख पाएंगे? The properties of matter depend on the size or quantity are known as extensive properties. एग्जाम्पल, मास छोटा है तो उसका मास अलग होगा, बड़ा है तो उसका मास अलग होगा। तो ये किस पर डिपेंड किया? उसके साइज और क्वांटिटी पे निर्भर किया। समझ में आया? दूसरा वॉल्यूम, नहीं समझ में आया? कम वॉल्यूम और ज्यादा वॉल्यूम, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसका क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी, दूसरा क्या हो सकता है? नेक्स्ट एनर्जी। क्या सबके पास में सेम एनर्जी होता है? मतलब बड़ा है तो उसके पास में ज्यादा एनर्जी, छोटा है तो कम एनर्जी। समझ पाई? टीवीएस देखिए वेनवेनी, उसके पास में कम एनर्जी, बुलेट के पास में ज्यादा एनर्जी। क्यों? वेट नहीं, क्या बोलेंगे उसको? साइज में बोलो ना। नहीं है? समझ पा रही है? वेट
वेट भी क्या है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। समझ पाई? यस सर। हम हाथी के साथ में तुलना करेंगे तब हम कहाँ 65-70 किलो और हाथी काय कुंटल, हाँ 100 कुंटल मान के चलो। तो वेट भी डिपेंड किया कि नहीं किया? समझ पाई होगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टेट फंक्शन। इसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। स्टेट फंक्शन अवस्था फलन कहते हैं हिंदी में, अवस्था फलन। अवस्था फलन, अवस्था फलन का क्या मतलब? अवस्था का मतलब समझ रही है ना? यस सर। नहीं समझ में आता है? अवस्था मतलब क्या बोले, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ तक ये बात सीमित नहीं होती है कि मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट लिए, ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना, वो उसका एक अवस्था है। उसमें टेम्परेचर कितना, वो एक अवस्था है। उसमें प्रेशर कितना, वो एक अवस्था है। उसका मास कितना, वो उसका अवस्था है। सॉलिड है कि लिक्विड है, वो उसका क्या है, एक अवस्था है। समझ पा रही है? तो लिख देते हैं एक लाइन पे यहाँ पे इसको, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल समझ पाई इसका मतलब? द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मौलिक गुण, जो गुण सब में पाया जाता है। किसी मैटर है तो उस मैटर पे आपको प्रेशर भी होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा, उसमें टेम्परेचर भी होगा, एनर्जी भी होगा और इंथैल्पी भी होगा, इंट्रोपी भी होगा। हम आगे चलकर बताएंगे अभी इंट्रोपी क्या चीज है, ठीक ना? तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं उसकी अवस्था को कि ये पानी जरा है, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्म है, ये 10 किलो का है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका अवस्था को डिफाइन कर सकते हैं। वही उसका क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन कहलाता है। समझ पाई? जैसे कि पानी का मान के चलो कि हम जनरल पानी उठाते हैं और उसका हम स्टेट फंक्शन की बात करें तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 लीटर पानी है, ये लिक्विड फॉर्म पे है, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसका अवस्था को, पानी का अवस्था को। तो इस तरह से पानी का यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। क्या बात क्लियर होती है यहाँ? चलिए अब ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक, कि आपने यहाँ पे 2 कंटेनर लिया। चलिए ये भी क्या है, एक कंटेनर है, और एक दूसरा कंटेनर और लिया आपने, ये भी क्या है, एक कंटेनर है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बता रहे हैं, दोनों में क्या भरा हुआ है, पानी ही भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आप पानी डाले हैं वो कैसा है, कोल्ड H2O है, यानी कि ठंडा पानी है। समझ में आया? जब ये ठंडा पानी था तब इसका जो टेम्परेचर था उसको हम क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। ठंडा पानी है मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो अवश्य होगा, नहीं है? अब इसमें प्लस क्या कर देते हैं, आप हीट दे देते हैं। तो हीट देने से यही पानी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म होगा कि नहीं होगा? तो क्या इसका टेम्परेचर को हम T2 मान सकते हैं? नहीं समझ में आया? समझिएगा मेरा बात को। अभी इसका अवस्था हम कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। टेम्परेचर की हम टेम्परेचर स्टेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये ठंडा था तब इसका टेम्परेचर क्या है, T1। इसी को हम क्या कर दिए, हीट, तो ये क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म हुआ तो इसका टेम्परेचर T1 ही है या बदलेगा? बदलेगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो कितना बदलेगा, कितना बदलेगा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को क्या आप डेल्टा T लिख सकते हैं? कितना टेम्परेचर बदला इसका,
हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कितना बदला इसका टेम्परेचर? तो डेल्टा टी इक्वल टू ज्यादा टेम्परेचर किसका? T2 का। कम टेम्परेचर किसका? T1 का। तो T2 में T1 घटा दीजिए, उतना टेम्परेचर बदला। क्या मेरा बात समझ में आया? कितना टेम्परेचर यहाँ पे बदला? आप T2 टेम्परेचर में T1 को घटा देंगे तो आपको डेल्टा T मिल जाएगा। डेल्टा T क्या? चेंजिंग टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बदला है वो निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक। अगर इसी को आप फिजिक्स की भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन T2 T1। समझ पाए? लेकिन हम अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम अवश्य बताएंगे। समझ पा रही है ना? समझ पा रही है ना? ये केमिस्ट्री की भाषा है, मैथ नहीं, फिजिक्स की भाषा है, मैथ की भाषा है और केमिस्ट्री की भाषा ये। आ रहा है समझ में? अगर इसी में हम क्या करें, इसका वॉल्यूम को देख लें। ध्यान से देखिएगा, इसका वॉल्यूम को देखें। जब ठंडा था तब इसका वॉल्यूम कुछ और था। जब हम गर्म किए, लेकिन ये कहां पे हो सकता है? केवल ओपन सिस्टम में हो सकता है, क्योंकि क्लोज सिस्टम लेंगे तो मैटर चेंज नहीं होता है। अगर ओपन सिस्टम में इसको क्या कर देते हैं, ठंडा को गर्म करते हैं, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो कितना चेंज होगा हम निकाल सकते हैं। समझ पा रही है? चलिए, क्लियर? डाउट है यही यहाँ पे? स्टेप फंक्शन अब किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। मान के चलिए प्रेशर निकालना है, तो ये ठंडा था उस समय का प्रेशर, और जब आप इसको हीट दिए उस समय का प्रेशर है कि नहीं? तो कितना प्रेशर बदला? घटा देंगे तो आपका बदला हुआ प्रेशर निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? एक सफिशिएंट है ना समझने के लिए, ताकि आगे चल के हमको डिफाइन करने में सुविधा हो। समझ पा रही है? यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑलवेज रिमेंबर। आपको हमेशा इसको क्या करना है? याद रखना है। किसको किसको याद रखना है उसको ध्यान से देखिएगा। वर्क, दूसरा हीट एंड एनर्जी। ये तीन चीज आपको याद हुआ। वर्क, हीट और एनर्जी, ये तीन चीज आपको याद हुआ। आप जब कोई सिस्टम पे काम करते हैं, मेरा बात ध्यान से सुनेगी, आप जब कोई सिस्टम पे काम करती, सिस्टम पर काम करती है, तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक बार, अगर आप कोई सिस्टम पर काम करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, तो वो पॉजिटिव होता है। अगर कोई सिस्टम के द्वारा काम करता है तो वो नेगेटिव होता है। नहीं समझ में आया? लिखिए, डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। आप कहां पे काम करेंगे? डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। आप सिस्टम पर काम करेंगे, ठीक? तब ये हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। डूइंग वर्क ऑन सिस्टम आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखिए, और डूइंग वर्क बाय सिस्टम, क्या दोनों में फर्क है? यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे बाय है। सिस्टम के द्वारा और सिस्टम पर। समझ में आया? आर ऑलवेज नेगेटिव। ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा, बाद में आगे चल के नहीं पूछिएगा कि ये माइनस कहां से आया और प्लस कहां से आया। समझ में आ गया? जब आप सिस्टम पर काम करेगी तो वो पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जाए तो वो नेगेटिव होगा।
आया समझ में? ये दो चीज आप हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस हिंदी में इसको प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्रम कहते हैं, घटना कह सकते हैं, तो क्रिया बोल सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत सारा क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। पहले आपको हम कुछ बातें को समझा देते हैं, उसके बाद में हम प्रोसेस में चलेंगे। ठीक, चलो। यहां पे आपका गैस है। क्या रखा हुआ है? गैस। समझिएगा मेरा बात को, ये क्या है आपका? गैस। ठीक, इसके ऊपर पे आप लगा देते हैं पिस्टन। पिस्टन का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है? मतलब ये क्या होता है, सील पैक होती है, ये लीक नहीं करेगा। इसको प्रेस करेगी तो वो प्रेस करेगा, यानी कि यहाँ का कोई भी गैस आपका बाहर नहीं जाएगा। पिस्टन कहेंगे। एक आप इंजेक्शन देखे, सुई देने वाला, उसके अंदर पे लगा हुआ है, उसको देख रहे? जब पानी में घुसा के ऐसा खींचते हैं तो वहां से पानी को खींचता है, मतलब उसका अंदर वाला को हम पिस्टन बोल सकते हैं। अब समझ में आया? फिचकारी देखे? फिचकारी, हाँ, उसका अंदर पे लगा होता है। उसका अंदर में अगर हवा लीक कर जाए तो स्पीड के साथ में पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। पिस्टन का मतलब समझ में आया होगा? तो इसमें क्या लगा दिए, हमें पिस्टन लगा दिए। ये क्या है आपका? पिस्टन। बातें को ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। और ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में बना देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आता होगा? ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब ये चीज आपका क्लियर होता है कि ये केवल क्लोज सिस्टम में पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल है? केवल क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या होता है? क्लोज। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या समझिए? तो चलिए, आपने यहाँ पे सीखा ये क्या है हमारा? आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ये क्लोज सिस्टम भी हो सकता है हमारा। समझ में आ गया? अब क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। जब हम इसको न्यूट्रल पोजीशन पे रखे तब इसका जो प्रेशर था, इसका ये पूरा गैस का, वो प्रेशर को क्या आप T1 मान सकते हैं? टेम्परेचर को T1 मान सकते हैं? मान रहे हैं? सिर्फ मान के चल रहे हैं हम? समझ पा रही है मेरा बात? इसका वॉल्यूम को हम V1 मान सकते हैं। ठीक, अब आगे बात समझिएगा। और इसका हीट को भी हम मान लेते हैं। क्या मान ले यहाँ पे? हीट एनर्जी, यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं? डेल्टा H मान लेते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझाते हैं कि ये न्यूट्रल पोजीशन, इसमें हम कोई भी अभी घटनाएं नहीं घटाए हैं। कुछ समय के बाद इसका प्रेशर कितना? T1, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1 और हीट एनर्जी डेल्टा H। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं? इस पिस्टन के ऊपर से फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंप्रेस हो जाएंगे, नजदीक आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? मतलब एकदम नजदीक आ जाएंगे इस तरह से। समझ पाई मेरा बात? क्या करने से? हाँ, ऊपर से हम इसमें क्या लगाए? फोर्स लगाए, तब ये इस तरह से इसको क्या कर देगा? प्रेस कर देगा। ये पिस्टन है, इस डायरेक्शन पे हम क्या लगाए? फोर्स लगाए। क्लियर? अब बातें यहां पे थोड़ी सी। अब इस केस पे इसका प्रेशर कितना हुआ? P2। टेम्परेचर कितना हुआ? क्या टेम्परेचर नहीं बदलेगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या थे? दूर दूर में थे। जब वही मॉलिक्यूल्स क्या आ गया? नजदीक में आ गया। नजदीक में आने से क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
समझ पाई ना? यस सर। बहुत सारा टेम्परेचर, मतलब मान के चलो कि एक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर है, सबका टेम्परेचर थोड़ा सा दूर दूर में है, सब मॉलिक्यूल्स आपस में आएगा तो सबका टेम्परेचर एक जगह मिलेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो गया? T2 हो गया। ठीक, अब इसका वॉल्यूम को देखिए, कम हुआ या ज्यादा हुआ बात की बात है, लेकिन चेंज हुआ, तो हम क्या इसका वॉल्यूम को T2 लिख सकते हैं? हाँ, V2 लिख सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे बात आती है हमारा किसका? डेल्टा H का। क्या डेल्टा H यहाँ पे बदला? यहाँ पे जितना एनर्जी था उतना ही एनर्जी यहाँ पे है। थोड़े बदला है एनर्जी? बदला एनर्जी? नहीं बदला, मतलब दोनों के पास में अब भी ये सेम टू सेम है। क्या इतनी सी बात समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम प्रेशर की बात करें, किसकी बात करें? प्रेशर की बात करें, तो हमारे पास में दो प्रेशर है, P1 और P2। अब बताइए किसके पास में प्रेशर ज्यादा? किसके पास प्रेशर ज्यादा? P2 के पास प्रेशर ज्यादा। नहीं, क्योंकि उसको हम प्रेस किए हैं, तो प्रेशर किसके पास ज्यादा? दूसरा पॉइंट समझिएगा, आपके पास में वॉल्यूम V1 और V2 है, किसका वॉल्यूम ज्यादा? V1। देखिए ये ज्यादा है, वो कम है कि नहीं? टेम्परेचर की बात करें हम तो किसका टेम्परेचर ज्यादा? V2। किसका? P2 का। क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है? नजदीक आए, नजदीक आने से टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया? लेकिन ये आपका हीट क्या है? आपका सेम है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आया? आप समझिएगा प्रोसेस को। ठीक, पहला नंबर का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस। हो गया? यहां पे सब चीज बदल जाए, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। मेरा बात समझ में आई? यहाँ पे बड़ी चीज ये बताएं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका प्रेशर बदल जाए, वॉल्यूम बदल जाए, एनर्जी भी बदल जाए, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए? टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। मतलब कि आप लिख सकते हैं डेल्टा T इक्वल टू 0, नहीं बदला मतलब 0। आया समझ में? थर्मोडायनेमिक्स हार्ड लग रहा है? हार्ड लग रहा है थर्मोडायनेमिक्स? हाँ? फर्स्ट लॉ में मैथमेटिक्स क्लियर हुआ? दूसरा सेकंड नंबर आइए, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे। हाँ? क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। किसको कांस्टेंट रखें? बोलिए, समझिएगा मेरा बात। एडियाबैटिक कांस्टेंट में प्रेशर बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, वॉल्यूम बदल जाए, लेकिन हीट एनर्जी को नहीं बदलना चाहिए। ये क्या कहलाता है? आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डेल्टा H इक्वल टू 0। समझ पा रही है? सब चीज बदल जाए, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दिया, ये कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पे सब चीज बदला, लेकिन आपका डेल्टा H नहीं बदला। मतलब ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, वो कौन सा प्रोसेस है? आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है।
समझ में आया बात? Yes, sir. तीसरा प्रोसेस में चले। Yes, sir. थर्ड प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबेरिक प्रोसेस लिखते हैं। सब बदल जाए लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए? प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। क्या प्रोसेस कहेंगे? आइसोबेरिक प्रोसेस कहेंगे। समझ में आया? डेफिनेशन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है यहाँ पे। देखिए सब अपने आप डेफिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। आगे देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस समझ में आ गया? सब चीज बदल जाए, क्या नहीं बदलना चाहिए? वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। वो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? आ गया सब दिमाग में घुसा? लिख पाएंगे एग्जाम में? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। एडियाबैटिक में हीट एनर्जी नहीं बदलना चाहिए। और बाकी सब बदलेगा, ये देख रहे हैं ना, ये सब बदल जाएगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये नहीं बदलना चाहिए। ठीक ना? इसमें प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, इसमें वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। याद आया? और एक देखेंगे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस चलिए यहीं पे लिख दें। 5वां नंबर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, मेरा बात ध्यान से सुनेगी। चीनी, देखिए चीनी, चीनी को गुड़ बनाई नहीं बना सकती है क्या? बना सकते हैं हम। आज के डेट में कोई इम्पॉसिबल थोड़े, क्या नहीं बना सकती है? जब गुड़ से चीनी बनता है तो चीनी से गुड़ क्यों नहीं बन सकता? कहां से बनता है? गन्ना से क्या बनता है पहले? गन्ना से पहले क्या बनता है? गुड़। गन्ना से पहले गुड़, गुड़ से चीनी। हाँ हाँ, गन्ना का रस देख रही है तुम लोग, ये आसपास दिखता है। एक गिलास में ये कर लो, उसमें थोड़ा सा खाने बेकिंग सोडा समझिए, उसको डाल लो और उसको क्या कर दो, खौला दो जोर से। वहां का जो आपका स्टू है वेपर बन कुड़ जाएगा। हाँ, आपका गुड़ तैयार। हाँ? चीनी का प्रोसेसिंग होता है, उसमें सल्फर डाला जाता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो मेरे बात ध्यान से सुनेगी कि चीनी से गुड़ बनाई, ठीक, गुड़ से हलवा बनाई। हलवा नहीं बनता है क्या? बनता है। हलवा से और कुछ बना दी, फिर और कुछ बना दी, लेकिन लास्ट में और उसको क्या बना दी? तो गुड़ बना दी। कहां से शुरू की थी? अरे चीनी बना दी। नहीं समझ में आया? कि आप जहां से शुरू किए हैं वहीं पे फिर से पहुंच दिए। बीच में आप क्या बनाए क्या नहीं बनाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जहां से शुरू किए थे फिर से वहीं पहुंच गए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझिए। चलिए, आपके पास में ए है, ठीक, ए को क्या बना दिए? बी बनाए। बी को क्या बना दिए? सी बना दिए। सी को क्या बना दिए? डी बना दिए। और डी को फिर से क्या बना दिए? ए बना दिए। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। समझ में आया? चलिए, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बना सकते हैं। समझ पाई मेरा बात? देखिएगा, ये कैसा प्रोसेस, ये कैसा है हमारा? रिवर्सिबल। समझ में आया? Yes, sir. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे
3 नियम बांटा गया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। समझ में आया? कितना? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। समझ पाई? इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसको बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ए है ना, वो नहीं, एक नियम कानून वाला लॉ चलता है, वकालत वाला। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लॉ, ये हमारा लॉ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ना एनर्जी बनती है ना एनर्जी बिगड़ती है, ना एनर्जी को हम बना सकते हैं ना एनर्जी को बिगाड़ सकते हैं। समझ में आया? हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले आप इसको पकड़िए क्या चीज कहा जा रहा है उसको। ठीक, ये पहला लॉ क्या कहा? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी संरक्षण का नियम। ना एनर्जी बनती है ना एनर्जी नष्ट होती है, यही थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहलाता है। समझ पाई बात को? इन डेप्थ हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आप समझिए पहले इसको। दूसरा नियम क्या कहता है? चलिए, हाई टेम्परेचर, इधर लो टेम्परेचर। समझ पा रही है मेरा बात? हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किधर? ये आपका सिस्टम हो गया, ठीक, ये हो गया सराउंडिंग। किधर? इधर। ए या बी सही? कौन सही है यहाँ? बी सही है कि ए सही है? ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। बताइए। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? सेकेंड लॉ सिखा रहे हैं, तो सही बताइएगा। ए सही कि बी सही? लो टेम्परेचर हाई की ओर जाएगा कि हाई टेम्परेचर लो की ओर जाएगा? मतलब आपका ए सही होता है। हाई किधर जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? हीट एनर्जी। कौन जा रहा है? हीट एनर्जी जा रहा है। तो सेकेंड लॉ में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि हमारा एनर्जी किधर मूव कर रहा है। समझ में आ गया? किसी सिस्टम पे और सराउंडिंग में हमारा एनर्जी किधर मूव कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। समझ में आया? लिख दें फिर। हीट एनर्जी आर मूव, हमारा हीट एनर्जी किधर मूव कर रहा है उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। समझ पाई सेकेंड लॉ? यस सर। हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आप समझिए पहले इसको। केवल सिर्फ आपको समझा रहे हैं अभी। अचानक कितना बड़ा पोथी पत्रा उतार के ले आएंगे तो नहीं समझ पाएगी। समझ पा रही है बात? चलिए तीसरा नियम को समझते हैं। ठीक, ये एंट्रोपी के बेस पर रिलेटेड है। ठीक, आपके पास में एक जार है। क्या है? जार है। इसमें आप चीनी रखेंगे। क्या रखें? चीनी। ये गोल गोल नहीं है, ये क्या है? चीनी है। चीनी, शुगर, शुगर है, शुगर। ठीक, सेम क्वांटिटी का और एक बोतल और लाते हैं आप। मेरा यहाँ पे सेम नहीं बना, मतलब सेम है दोनों। ठीक, अब आप क्या करते हैं कि यहाँ का सब चीनी को
इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे चीनी ट्रांसफर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, चीनी है, चीनी है ये। हाँ हाँ, ट्रांसफर कर दिए। क्या डालते समय कुछ चीनी आपका जमीन में गिर जाता है? नहीं गिरता है, गिरता है। कुछ चीनी इस बोतल की सरफेस पे लटक जाता है। लटक जाता है कि नहीं लटक जाता है? हम चीनी इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल की बात होती है। किसकी बात होती है? क्रिस्टल। तो आपका ये चीनी यहाँ पे बचा, बचा कि नहीं बचा? तो ये बचा हुआ कोई काम का है? कोई काम का नहीं है कुछ काम का, जमीन पे गिर गया, लेकिन है तो वो कहाँ? हमारे सराउंडिंग में ही है। भलो सिस्टम पे नहीं गया वो अलग की बात है, लेकिन है कहाँ पे? सराउंडिंग में ही है। लेकिन ये हम इसको नहीं जानते हैं क्योंकि इस पे हमारा ये वेस्ट चल गया। गया कि नहीं गया? तो यही आपका एंट्रोपी कहलाना है, बचा हुआ भाग। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है जो टोटली किसी भी मैटर को कंप्लीटली हीट मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये कन्वर्ट किया उधर, ये बचा है इतना सा भाग, यही उसका एंट्रोपी कहलाता है। और इसी को कहते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी किसको कहे, समझ पाई? दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है जो कि टोटली आपका जो हीट एनर्जी मतलब कोई भी मैटर का जो एनर्जी हीट एनर्जी कोई भी चीज को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ चीज बच जाएगा और जो बचा हुआ चीज है वही आपका क्या है? एंट्रोपी कहलाता है। जैसे कि आपका जमीन में गिरा हुआ चीनी और इस बुआंग मतलब क्या बोलते हैं इसको, इस जार के वाल पे लटका हुआ चीनी, वो कोई काम का नहीं है, वो क्या है? एंट्रोपी है। समझ पाई? ये कहलाता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया? क्लियर? चलिए कल और नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में।